महाराष्ट्र के आंकड़े भी अब हमारे सामने आ गए हैं और जी न्यूज मेट्राइज के सर्वे में महाराष्ट्र की 48 सीटों पर एनडीए को 45 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 3 सीटों पर सफलता मिल सकती है। तो इस समय का बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं शुभना, और ये उत्तर प्रदेश के बाद देश का सबसे बड़ा सीटों वाला राज्य है। मनोज जी, इसका मतलब जो बीजेपी ने इतनी तोड़फोड़ की उसका सीधा साधा फायदा एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एनसीपी को लेकर मुझे अभी भी कंफ्यूजन है कि एनसीपी का वोटर किधर जाएगा। यही तो कंफ्यूजन बीजेपी को सूट कर रहा है कि बीजेपी के एनसीपी के जो वोटर हैं वो कंफ्यूज रहे हैं और दोनों तरफ वोट डाले, जिससे कि एनडीए को फायदा होगा। यहाँ पे महाराष्ट्र की राजनीति के 2-3 चीजें हैं। पहले क्या था कि बीजेपी वहां पे मराठा नेता से खाली हो चुकी थी, उनके पास कोई ऐसा मराठा नेता नहीं था जिसको लेकर अशोक चौहान तोड़ लिया। उन्होंने अशोक चौहान को ले लिया, उधर से शिंदे को खड़ा कर दिया, इधर अजीत पवार को ले लिया। यदि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में देखिएगा तो आज के डेट में मराठों का जो सबसे बड़े लीडर हैं वो और जो पॉपुलर लीडर हैं उनको साथ में इन्होंने राजकिशोर जी, ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, ये कांग्रेस युक्त बीजेपी बनती हुई जा रही है और इसी का फायदा महाराष्ट्र में ये जो आंकड़े आए, बीजेपी को इतनी सीटें मिल रही है कि आपको लग रहा है ये फायदा हो रहा है। बता रहा हूं कि सबसे बड़ी बात है कि देवेंद्र फडणवीस को जब नीचे लाया गया तो इसके सोच के साथ ही लाया गया था कि हमको एक मराठा लीडर ले, और एकनाथ शिंदे को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया कि बहुत ज्यादा वोकल नहीं थे, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि जितने अलायंस हो रहे थे तो दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री होता यदि टूटकर आपके साथ आया और सरकार बनाया तो रिएक्ट करता कि कहीं हमारे सत्ता पे कोई खतरा न हो जाए। वो सारी चीजों को कांग्रेस युक्त बीजेपी, बिल्कुल वो कांग्रेस युक्त बीजेपी वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुलकर पूरी तरीके से पाक साफ होकर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप मानकर चलिए जो कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी दलों की तरफ से। लेकिन इसको बस एक बार वोट परसेंटेज जल्दी से बता दें, बस 10 सेकंड परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी न्यूज मेट्राइज के सर्वे में महाराष्ट्र में एनडीए को देखिए शोभना 61% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को इसके मुकाबले सिर्फ 30% वोट दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य के खाते में सिर्फ 9% वोट रहा है। तो ये वोटों का आंकड़ा है, पूरा वोट की इक्वेशन है जी। नहीं, दरअसल देखिए दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि शिवसेना को लेकर जिस तरीके का एक था, जो आपने कहा शिवसेना एनसीपी दोनों जगह का जो कंफ्यूजन, जो बात अभी कह रहे थे मनोज जी कि वो कंफ्यूज वोट किधर जाएगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, इस चीज को लोग नहीं समझ पा रहे कि जो बाला साहेब ठाकरे की जो विरासत को लेकर उद्धव ठाकरे के साथ में जोड़ा जा रहा था वो अब काफी उसका क्षरण हो चुका है। उद्धव ठाकरे जैसे ही कांग्रेस के साथ में आए तो एंटी कांग्रेस अगर सबसे ज्यादा अगर कोई बात होती थी तो बाला साहेब ठाकरे की तरफ से होती थी। लेकिन सीटों में निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार जाति वर्ग क्षेत्र, अगर अशोक चौहान मराठा की भी बात है तो नांदेड़ वाला जो पूरा इलाका है वहां पर वो कमजोर थे, सुनील चौके भी हैं जी, उनसे ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। सुनील चौके जी ने साथ ही उनसे रिपोर्ट किया है। सुनील चौके जी, सीधा सवाल इस चीज को लेकर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके का तोड़फोड़ 2019 के बाद देखने को मिला, जो बदलाव देखने को मिला, सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि एनसीपी कौन सी वाली एनसीपी और कहां है एनसीपी। ये जो बदलाव हुआ है, क्या वाकई में यही आंकड़े उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वहां गढ़ भी गया और सिंह भी गया, जो मराठी में कहा जाता है? प्रणव जी, ऐसा है कि जो अभी आप आंकड़े दिखा रहे हो कि 61% और 45 मिशन 45 जो महाराष्ट्र में उन्होंने बीजेपी ने पहले से ऐलान कर दिया था, उसके मुताबिक आंकड़े दिख रहे हैं। लेकिन ये तो उम्मीद से ज़्यादा है, क्योंकि अमित शाह जी अभी जब बीच में महाराष्ट्र में गए थे तो वो 42 की आकलन में थे और उन्होंने कहा कि 42 सीटें जीत सकती है बीजेपी गठबंधन। तो पहले जो 2 चुनाव हुए थे लोकसभा के 2014 और 2019 में, वो उस वक्त बीजेपी और अनडिवाइडेड शिवसेना ये बराबरी के पार्टनर्स थे और उन्होंने लगातार 2 बार 41 सीटें जीती थी। इस बार जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से बीजेपी को करना है, एनडीए के कर्णधार। सुनील चौके जी, दोनों ही बार 2014 में और 2019 में दोनों ही बार आंकड़ा बराबर रहा। शिवसेना के पास 18 और जो है 23 सीटें बीजेपी जोड़ दे तो 42 हो जाएंगे जी। तो उस वक्त तो ठीक था, लेकिन अभी इस बार जो है वो ज़्यादा चुनौती है बीजेपी गठबंधन के सामने, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और ये जो अनटेस्टेड 2 पार्टियां जो आई है, हालांकि चुनाव चिन्ह दोनों के इंटैक्ट है, धनुष्यबाण और घड़ी, लेकिन अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये चुनाव में कम से कम लोकसभा बिल्कुल ठीक है अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। और देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, समय समय पर
पर इसको लेकर लोगों में विरोध भी होता रहा है। तो हमने लोगों से ये सवाल पूछा कि मराठा आरक्षण से एनडीए को कितना फायदा होगा। 42% जनता ने कहा इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। 34% लोगों ने कहा कि कुछ हद तक फायदा हो सकता है, जबकि 18% ने इस पर अपना कोई मत नहीं दिया। सिर्फ 6% लोगों का मानना है कि मराठा आरक्षण से एनडीए को नुकसान होगा। संगीत रागी जी, आप बहुत हंस रहे थे, आप मुझे बताइए कि क्या मराठा आरक्षण जो है वो बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है, या ये जो तोड़फोड़ बीजेपी ने की है इसका फायदा ज्यादा होगा? किसका फायदा ज्यादा होगा ये आप बताइए मुझे। देखिए, मैं तोड़फोड़ पर ही टिप्पणी करना चाहता हूँ। देखिए, महाभारत में ये मैं मानता हूं कि 2024 का चुनाव जो है भारत का भविष्य और दिशा तय करेगा। जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 साल किया है, यदि भारत राष्ट्र की दशा और दिशा उसी रूप में बढ़ती है तो एक नया भारत हमको आने वाले 20 साल में देखने को मिलेगा। यदि सत्ता इन शकुनियों और दुर्योधनों के हाथ में चला जाता है तो फिर भारत की गाड़ी की रफ्तार, मैं आपको टिप्पणी करूंगा, मैं बताऊंगा। मैं कांग्रेस, वामपंथी, इस्लामिस्ट, ये जितने परिवारवादी पार्टियां हैं, ये दुर्योधन और शकुनी की ताकतें हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं। और महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने छल से भीष्म पितामह को भी मरवाया, कर्ण को भी मरवाया, दुर्योधन को भी मरवाया, क्योंकि द्रौपदी के चीर हरण में सब शामिल थे। इसलिए भारत के भविष्य के लिए और इन दुर्योधनों और शकुनियों को परास्त करने के लिए सब जायज है। 2024 में साल कांग्रेस ने शासन, मैं कह रहा हूं 2024 में सब जायज है। वो एक बड़ी ताकत बनकर यहां तक पहुंचा है, जिसको अब नरेंद्र मोदी जी का जो कहा जाए कि प्रधानमंत्री उनका जो टेन्योर है वो और आगे बढ़ा रहा है। राजकिशोर जी, नहीं, देखिए, कुल मिला के मैं बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक और मतलब जो उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक नाम संगीत जी भूल गए थे, बर्बरी का भी पहले हुआ था, तो वो खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। तो मतलब खैर छोड़िए, जाने दीजिए। इस पर हम आते हैं थोड़ा सा जो धरातल पर आते हैं, यथार्थ के धरातल पर। देखिए शोभना जी, ये सच है, सत्ता में जब कांग्रेस थी, मुझे वो समय याद है कि जब इंद्र कुमार गुजराल और फारूक अब्दुल्ला को अपने साथ मिलाया था कांग्रेस ने। जब अटल बिहारी वाजपेयी की एक मत से सरकार गिरी थी, गिरधर गामांग जब वहां पर मुख्यमंत्री थे, लेकिन नैतिकता तब कहां चली गई थी। दरअसल नैतिकता का जो प्रश्न उठता है ना, निश्चित तौर पर ये जो हो रहा है राजनीति का विद्रूप चेहरा है, ये देखना हम लोगों को एज ए जर्नलिस्ट, एज ए नागरिक अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब कोई वोट देने जाता है तो वो किसी चेहरे, किसी विचार के साथ में जुड़ता है। लेकिन दिक्कत यह है कि सत्ता का जो चरित्र ऐसा ही होता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी की आंखों में उस समय आंसू थे, मुझे बहुत ठीक से याद है। और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से मैंने सदन में अपील की थी, अगर वो चाहते तो स्पीकर से कहकर गमांग को बाहर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पर आप करिए। लेकिन अंतरात्मा, एक सेकंड, मैं अंतरात्मा की आवाज की जो बात करें, अब अंतरात्मा की आवाज हमने लखनऊ में दूसरी तरीके से देखी। तो कुल मिला के समय इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सत्ता में पहले नहीं हुआ, अब हो रहा, लेकिन अब ये ज्यादा आक्रामक। जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे में हमने लोगों से सवाल पूछा कि उद्धव का कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना कैसा फैसला था, तो 24% जनता का मानना है कि ये सही फैसला था, लेकिन 65% लोग इसे उद्धव ठाकरे का गलत फैसला मानते हैं। 11% लोग जनता पर इस पर अपनी कोई राय नहीं रखी। प्रणय, इसी सवाल से राजकिशोर, लेकिन अगर आप, जी मैं आपके पास भी आऊंगा संगीत रागी जी, लेकिन इस सवाल के ऊपर अगर आप देखें जनता क्या मानती है, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की राजनीति, उसके बाद राज ठाकरे की राजनीति, इस राजनीति के अंदर एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट था उद्धव ठाकरे का, महाविकास आघाड़ी बनाना और कांग्रेस के साथ जाना। क्या लगता है कि ये एक दरार का टूट का, क्योंकि एक बेसिक आइडियोलॉजिकल स्ट्रीक से अलग हटके शिवसेना के उन तमाम विधायकों को ये राजनीति करनी पड़ी, और कहीं ना कहीं ये एक दरार की बड़ी वजह थी जो इस फूट के तौर पर भी सामने आई? बिल्कुल प्रणय, एक चीज को समझना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हो सकते थे, उनके कहने पर वो विदेश में चले जाते थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे का तो जो पूरा वजूद था, जो उनका पूरी उनकी सियासत थी, वो तो कांग्रेस के खिलाफ, जितना जॉर्ज फर्नांडीज और बाला साहब ठाकरे दो ऐसे चेहरे होते थे जो सबसे मुखर चेहरा होते थे, अगर वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। और याद करिए कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर भी जो मुद्दा उठाया था बाला साहब ठाकरे ने, उस पर भी बहुत ज्यादा मुखर करते हैं। मुझे लगता है कि जिनका नाम ले रही है वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैं सुनील चावके जी आपका रुख करना चाहूंगी। मराठा आरक्षण के ऊपर हमने दर्शकों की जो राय थी, जो वोटर्स की राय है, उसको सामने रखा। आपका क्या मानना है, ये जो मराठा आरक्षण का जो पूरा मुद्दा है, जो इस समय जमीन पर बहुत गर्म है, इसका फायदा, नफा या नुकसान अगर मैं देखूं राजनीतिक तौर से तो किसको हो रहा है? ये देखिए, मनोज जरांगे का जो आंदोलन है और उसके वजह से जो मराठा आरक्षण देने की नौबत आई है तीसरी बार सरकार पर, और तीनों बार एनडीए गठबंधन की सरकार को मराठा आरक्षण देना पड़ा, वो कोर्ट में अभी तक सस्टेन नहीं हुआ है। तो जो
टिकाऊ आरक्षण है उसकी बात चल रही है। जब तक कोर्ट की उसके ऊपर मराठा आरक्षण पर मुहर नहीं लगती तब तक मराठा आरक्षण ये हो सकता है, बेईमानी हो सकती है, उसके ऊपर सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट्स अप्रूवल। लेकिन ये बातों से जो एक मनोज जरांगे फैक्टर जो उभर कर आया है वो किसी ने अभी तक चुनाव की रणनीति में काउंट नहीं किया है। और मुझे लगता है कि मनोज जरांगे और उनके साथ में जो मराठा वोटर्स है वो कहाँ जाएंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। चलिए जी न्यूज़।